हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 1 जून से आप लोगों के जून 2026 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और 1 जून को आप लोगों का BSOE 145 यानी कि रिलीजन एंड सोसाइटी का एग्जाम है। ओके, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो उन लोगों के पास है जो BA इन जनरल सोशियोलॉजी कर रहे हैं। जो लोग भी ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और जिनका ये सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में ना बार बार रिपीट हुए हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पूरा कोर्स करना अब के टाइम पे वैलिड नहीं है। तुम एक हफ्ते में पूरी बुक नहीं कर सकते। ओके, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस करके जाओ जिनके चांसेस आने के बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस 95% है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर बनेगा। ओके, बाकी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी। और फिर अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करोगे पार्ट 2, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको पार्ट 2 चाहिए। ओके, मेक श्योर करना आप नीचे कमेंट करो 2। सिर्फ अगर आप नंबर 2 भी कमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखो 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी भी बहुत इजी लैंग्वेज में। आप समझ, अगर आप समझ गए इजीली तो आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो समझने की कोशिश करना। बाकी ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने से। क्वेश्चन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 6-7 बार रिपीट हुआ है पिछले ही तुम लगा लो 5 साल में। तो बहुत टाइम होते हैं। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे ना और डाल रखा है, तुम्हें दिख रहा होगा बहुत बार और डला हुआ है। इस और का मतलब है कि ये एक क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से आ सकता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन या तो हो सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्युलराइजेशन एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ सकते हैं कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सेक्युलर एंड प्लूरल। ओके, तो एक ही क्वेश्चन काफी तरीके से आ सकता है, तो इस बात को समझना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि ये वाला जो टॉपिक है ना, सेक्युलराइजेशन, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पेपर का नाम ही रिलीजन एंड सोसाइटी है। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में तुम क्या लिखोगे, तुम पहले बताओगे कि रिलीजन होता क्या। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी ना, पुराने टाइम की सोसाइटी थी, वहां पे रिलीजन जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता था लोगों पे। रिलीजन को हम सिर्फ भगवान की पूजा करना नहीं कहते थे, रिलीजन हर चीज में काम आता था। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स में भी रिलीजन इन्वॉल्व था, एजुकेशन में भी, आप लोग की घर की लाइफ में भी, सही गलत के बीच में भी हमें कुछ डिफरेंस बताना है तो इस सब में भी रिलीजन जो है बहुत ज्यादा काम करता था। ओके, बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इन सब टर्म्स के मतलब पता है, मशीन्स आना स्टार्ट हो गई, लोग जो है अर्बन सोसाइटीज में मूव कर गए, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए। इसके साथ क्या हुआ, सोसाइटी थोड़ा सा चेंज होने लग गई। और इसी वजह से हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिले, दैट इज सेक्युलराइजेशन एंड सेक्युलरिज्म। ओके, तो यहां तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि दोनों रिलेटेड है। ये दोनों जो टॉपिक्स है ना, ये दोनों सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बट सेम नहीं है। ये बात याद रखना। क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों सेम है या क्या ये दोनों रिलेटेड है, तो आप लिखोगे ये दोनों रिलेटेड है लेकिन ये सेम नहीं है। ओके, तो देखो पहले समझते हैं कि सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अब हम देखते हैं सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले जो आपको समझाना है ना कि सेक्युलराइजेशन एक सोशल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस, यानी कि हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, अलग अलग चीजें जो सोसाइटी में होती हैं, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, धीरे धीरे रिलीजन के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। यानी कि जो रिलीजन पहले इन सब चीजों को अफेक्ट करता था,
अब वो नहीं करता। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि अच्छा एक हिंदू है तो हिंदू ही पेपर दे सकता है, मुस्लिम पेपर नहीं दे सकता। रिलीजन के बेसिस पे कोई भी बायस्डनेस नहीं होती। तो इसे ही हम सेक्युलराइजेशन कहेंगे कि रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट चीजों में कम हो गया है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस हम लोगों की लाइफ में कम होने लग गया है। ओके, एक सोशियोलॉजिस्ट है पीटर बर्जर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिखकर आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जैसे टीचर को दिख जाएगा ना कि आपने पीटर बर्जर का नाम लिखा है तो समझेंगे आपको पता है चीजें। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग सेक्युलराइजेशन का मतलब था सोसाइटी और कल्चर को रिलीजियस डोमिनेशन से फ्री करना, यानी कि हम लोग सोसाइटी को, हमारे कल्चर को रिलीजन से अलग रखेंगे। ओके, सिमिलरली एक और इंसान था ब्रायन विल्सन, इन्होंने कहा था कि रिलीजन की सोशल इंपॉर्टेंस जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, लोग सोसाइटी में रिलीजन को कम महत्व दे रहे हैं। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, सेक्युलराइजेशन का मतलब रिलीजन खत्म होना नहीं है कि रिलीजन बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं, लोग रिलीजन फॉलो करते रहते हैं बट रिलीजन हर एरिया को कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि आप लोग को पता है स्कूल वगैरह में रिलीजन नहीं आता, सबको इक्वल पढ़ाई मिलती है, जॉब वगैरह में रिलीजन नहीं आता, पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं आता था काफी टाइम तक, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना। सेक्युलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन खत्म हो गया, रिलीजन अपनी जगह पर है लेकिन हम लोगों की लाइफ को इफेक्ट नहीं करता वो। ओके, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम फीचर्स पे। मैं फीचर्स इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, तुम लोग सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ लोगे तो आंसर अपने आप लिखाओगे, इजी है। ठीक है, सबसे पहला आता है डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। पहले रिलीजियस लीडर एजुकेशन और पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल थे। जैसे कि आप पुराने टाइम पे देखोगे तो बुक्स में लिखा हुआ है कि गुरु होते थे जो पढ़ाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब टीचर्स होते हैं जो सोसाइटी में पढ़ाते हैं, गुरु वगैरह अलग है। ओके, मॉडर्न सोसाइटी में स्कूल में एजुकेशन एजुकेटर्स हैंडल करते हैं, कोर्ट में जजेस होते हैं, और गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स वगैरह में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, रिलीजन कहीं पे नहीं है। ओके, तो रिलीजियस अथॉरिटी जो है खत्म हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे। फिर आता है ग्रोथ ऑफ रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। आज सोसाइटी साइंस और लॉजिक पर डिपेंड करती है। जैसे कि पहले काफी सारी बीमारियों को ना ऐसे बोल देते थे कि भगवान का श्राप लगा है, किसी को चिकन पॉक्स होता था तो माता आ गई, ये सब बोला जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब लोग ज्यादातर जो है साइंटिफिक चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, मेडिसिन और साइंस एक्सप्लेन करता है चीजें। ठीक है, फिर आता है सेपरेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। हर इंस्टीट्यूशन का सेपरेट फंक्शन हो गया है, रिलीजन अलग है, एजुकेशन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। ओके, फिर आता है रिलीजन बिकम्स पर्सनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन प्राइवेट मैटर बन गया, यानी कि हम लोग रिलीजन अपने घर तक प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग किसी पे थोपते नहीं है। हमारा जो हम पीपल, हम लोग को ना फ्रीडम है कि हम लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं या करना भी चाहते हैं या नहीं, कोई किसी पे थोपा नहीं जाता, जो जिसकी मर्जी है वो वैसे करता है। ओके, ये सब हमने सेक्युलराइजेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है। ओके, देखो सेक्युलरिज्म ना एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये टर्म, तो ये उससे आता है। ओके, इसका मतलब होता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब कि सब रिलीजन इक्वल ट्रीटमेंट मिलेंगे सबको। अब देखो हमारा, जैसे हम लोग आप लगा लो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो किसी भी स्टेट का ना एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है कि यूपी में सारे हिंदू ही रहेंगे, पंजाब में सारे सिख ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जो जहां पे रह रहा है वो अपनी चीजें फॉलो कर रहा है, सब रिलीजन्स को इक्वल रखा जाता है। अगर ईद की छुट्टी है, गुरपुरब की भी छुट्टी होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है ना, तो इस चीज को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं कि हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, फीचर्स में भी यही आएगा, देखो इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजन्स को जो चीज प्रैक्टिस करनी है उनको फ्रीडम होता है उस चीज का, कोई भी रिलीजन को, एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं बोला जाता, जो आपको करना है जो रिलीजन फॉलो वो आप कर सकते हो, है ना। न्यूट्रल रोल ऑफ स्टेट होता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती या डिमोट नहीं करती, ये आपका प्राइवेट मैटर होता है, तो स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ओके, फिर आता है प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी, यानी कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि सब लोग मिलके रह सके। हमारी एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, हमारा डेमोक्रेसी है जैसे इंडिया में,
तो काफी तरह के रिलीजन्स हैं यहाँ पर, सबको इक्वली को एग्जिस्ट करने के लिए कहा जाता है, साथ मिलकर रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म जो है सोशल हार्मनी हमारी कंट्री में बना के रखता है। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में सेक्युलरिज्म इन इंडिया। आर्टिकल का नाम वगैरह याद रखोगे आप, ठीक है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म की लैंग्वेज, मतलब इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना, उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वो होता है सर्व धर्म संभव। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद रखना 14, 15 एंड 25। इसमें कहा जाता है कि इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करते हैं, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबको इक्वली रखोगे, सबको इक्वली प्रमोट करोगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, ये हमारी कंट्री में फॉलो होता है। अब अगर हम सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म का डिफरेंस अब तक आपको समझ आ गया होगा। सेक्युलराइजेशन एक सोशल प्रोसेस है, ओके। ये हमें बताता है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है चीजों में कम हो रहा है। वहीं अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म में स्टेट जो है सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, किसी को भी प्रमोट नहीं करा जाता, किसी को भी डिमोट नहीं करा जाता। ओके, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आप आंसर लिखोगे और कंक्लूजन में लिखोगे कि दोनों कॉन्सेप्ट मॉडर्न सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर सेक्युलराइजेशन समझाओगे और सेक्युलरिज्म फिर से समझाओगे, ये आपका कंक्लूजन होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन 1 सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 1 थोड़ा लॉन्ग था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन हिंदुइज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कर्मा एंड रीबर्थ। ये बहुत बार आया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करें, पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या लिखना होगा। देखो, कर्मा हिंदुइज्म का ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि हिंदू रिलीजन में कर्मा जो होता है, कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। जो कर्मा ये वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसको क्री से आया है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है टू एक्ट और टू डू, कर्म करो। सबको समझ आता होगा कि कर्म करना मतलब कुछ करना है ना, टू एक्ट, कोई एक्शन करना। तो कर्म यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं होते, आप कैसी सोच रखते हो, आपकी क्या इंटेंशन है, और क्या आप मॉरल कंडक्ट रखते हो, यानी कि आप सोसाइटी में चीजों को कैसे सही गलत के माध्यम से डिवाइड करते हो, उसको भी हम कर्म कहते हैं। ओके, आपको मीनिंग समझाना है इसके बाद कि कर्म क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कर्मा को एक तरह ये कहते हैं कि हर एक्शन के इक्वल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी कि अच्छे एक्शन करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बैड एक्शंस करोगे तो सफरिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है कर्मा का रिलेटेड है। कर्मा से आपका धर्म, रीबर्थ, मोक्षा, ये सब रिलेट होता है। ओके, अगर हम हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन से अपना फ्यूचर शेप करते हैं। इसका मतलब कर्म होता है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आगे जाके भुगतोगे, ये बोला जाता है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है कर्म क्या होता है, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फीचर्स देखें, तो कर्मा एज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है, आज नहीं तो फ्यूचर में हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, कर्मा एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फसाइज करता है, यानी कि आपका सक्सेस और फेलियर सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं होता, आप कैसे औरों के साथ बिहेव कर रहे हो, कैसे सोसाइटी में एक्शंस ले रहे हो, उस सब पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब आता है कर्म और रीबर्थ। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग सोल इमोर्टल होती है, ठीक है, यानी कि आपकी जो रूह है वो हमेशा रहती है, डेथ के बाद भी आपका सोल जो है दूसरी लाइफ में जाता है, ठीक है। तो आपकी दूसरी लाइफ कैसे होगी वो भी आपके कर्मों पे डिपेंड करती है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कर्मा पे। 3 तरह के बता रखे। संचिता कर्मा, ये होता है कि प्रीवियस लाइफ्स का जो अक्यूमुलेटेड कर्म है, पिछले जन्मों का आपको जो मिल रहा है वो, ठीक है। फिर आता है प्रवर्ता कर्मा, ये वो कर्म है जो करंट लाइफ कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपने आज कर्म करा और कल अगर आप भुगत रहे हो वो चीज, ठीक है। फिर आता है क्रियामान्य और आगामी कर्मा, ठीक है, ये होता है प्रेजेंट एक्शन जो फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे, यानी कि अभी आप कुछ कर्म करोगे तो 10 साल बाद या फिर आगे जाकर अगली जिंदगी में जो मिलेगा वो सब, ठीक है। अब अगर हम कर्म और धर्म का कॉन्सेप्ट देखें
तो हम कर्म पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं हमारे एक्शंस होते हैं, और धर्म जो है हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, यानी कि हमें चीजों को सही और गलत में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अगर पर्सन एक धर्म को फॉलो करता है तो पॉजिटिव कर्म ही जनरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि धर्म आप मॉरल कंडक्ट से रिलेट कर सकते हो। ओके, अब इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, कर्म सोसाइटी में डिसिप्लिन और मोरालिटी मेंटेन करता है। अगर लोग अच्छे एक्शंस करते हैं तो उन्हें मोटिवेशन फील होती है, यही इसका सोशल इन्फ्लुएंस है। बाकी इसके क्रिटिसिज्म में देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है, कि काफी स्कॉलर्स ने बोला था कि कर्म इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि कभी कभी जैसे हमारे सोसाइटी में पता है कास्ट सिस्टम बहुत फॉलो होता है। कास्ट सिस्टम में कुछ कुछ ऐसी चीजें करी जाती हैं जो लोगों के अकॉर्डिंग सही होती है, बट वो दूसरे के प्रति सही नहीं होती। तो इस चीज को स्कॉलर्स ने बोला है कि ये कभी कभी इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। ओके, कंक्लूजन में आप फिर से कर्म बताओगे कि कर्म क्या होता है, और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन सेरिमोनियल एंड लाइफ साइकिल रिचुअल्स एज रिलीजियस प्रैक्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन में समझाना है कि जो रिलीजन है ना, वो सिर्फ हमारे बिलीफ नहीं होते कि हम क्या चीजों को मानते हैं, क्या चीजें फॉलो करते हैं, वो सब नहीं होता। उसमें रिचुअल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अब जैसे एक रिलीजन को कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। देखो, रिलीजन जब हमारे हिंदू और आप मुस्लिम लगाओ, हिंदू में यूजुअली जो है डेथ पे आपका व्हाइट पहना जाता है, और वहीं मुस्लिम में डेथ पे ब्लैक पहना जाता है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, ये रिचुअल है जो फॉलो करा जाता है। तो इन्हीं रिचुअल के बेसिस पे रिलीजन को अलग अलग करा जाता है। ओके, और इन्हीं रिचुअल की वजह से सोसाइटी को यूनाइट करते हैं। जैसे हिंदुइज्म की यूनिटी जो है वो इन सारे रिचुअल से आती है, ठीक है। अब रिचुअल्स रिपीटेड रिलीजियस एक्शंस होते हैं जो एक इंसान करता है, यानी कि प्रेयर और सेरेमनी, सिंबल, फेस्टिवल, ये सारे क्या हैं, ये रिलीजन का आपका दिखाते हैं ना कि आप रिलीजन कैसे फॉलो कर रहे हो। तो यही सब आपकी सेरेमोनियल रिचुअल्स होते हैं। ओके, अब अगर हम सेरेमोनियल रिचुअल्स वगैरह, हमने रिचुअल्स की वो पढ़ ली कि रिचुअल्स क्या होते हैं, ये एक्शंस होते हैं जो एक इंसान करता है। इसमें प्रेयर, सिंबल, सेरेमनी, ये सब आता है। ओके, अगर हम सेरेमोनियल रिचुअल्स देखें तो स्पेसिफिक ओकेजन पर परफॉर्म किए जाते हैं ये रिचुअल्स। जैसे कि शादी वगैरह में एक प्रॉपर टाइप की फेरे वगैरह होते हैं, मुस्लिम में वो नहीं होते। तो यही होते हैं सेरेमोनियल रिचुअल्स जो आप किसी ओकेजन पे पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करते हो। ओके, अब अगर हम इनका इंपॉर्टेंस देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं ये, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल वगैरह सब इंक्लूड कर सकते हो कि डेली वर्शिप प्रैक्टिस हो गई, फेस्टिवल सेरेमनी जैसे दिवाली, होली, ये सब हो गया, अलग अलग भगवान के स्थान पे जाना, ये सब हो गया, कम्युनिटी वर्शिप हो गए, सारे जो हैं आपके कुछ सेरेमोनियल रिचुअल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आप इसका जो है इंपॉर्टेंस लिख सकते हो कि इन सबका इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ को प्रैक्टिकल फॉर्म देता है ये, यानी कि जो चीजों में हम मानते हैं हम उसको दिखाते हैं कि हम कैसे मानते हैं। आप लोगों में सोशल सॉलिडारिटी, लोगों को साथ लाने में बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, आपकी पुरानी जो चलती आ रही है कथाएं और उन सबको स्ट्रॉन्ग करने में, सोसाइटी में आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। लाइफ साइकिल रिचुअल्स लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर परफॉर्म होता है। जैसे कि एक सेरेमनी होती है जो ब्राह्मण्स में होती है, जब एक बच्चा जो है टीनेज में आ जाता है तो उसको एक धागा पहनाया जाता है। तो ये सारे लाइफ साइकिल रिचुअल्स हैं। ओके, अब हम मेजर लाइफ साइकिल रिचुअल्स देखेंगे तो बर्थ रिचुअल होता है, ठीक है, हिंदुइज्म में। इसको हम नामांकन संस्कार कहते हैं, नामकरण संस्कार। फिर इनिशिएशन रिचुअल्स होते हैं, उपन्य, बैप्टिज्म, ये सारे अलग अलग हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आते हैं डेथ रिचुअल्स, मैरिज रिचुअल्स भी आप याद रखेंगे इसके बीच में। डेथ रिचुअल्स आते हैं, फाइनल ट्रांजिशन को मार्क करते हैं। ओके, ये इजी है बहुत, ये सब चीजें आप लोग फॉलो करते होगे तो आपके लिए इजी है लिखनी। जितने ज्यादा एग्जाम्पल दोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। ओके, अब अगर हम देखें इसका क्रिटिसिज्म, देखो मॉडर्नाइजेशन के बाद रिचुअल्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस जो है कम हो गया है, लोग ज्यादा चीजों में मानते नहीं। आजकल आपने देखा होगा कम लोग हैं जो ऐसे मानते हैं कि ट्यूसडे को अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना, ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना, ऐसे कम चीजें होने लग गई हैं। पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम होने लग गई हैं। ओके,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैशनल ऑफ रिलीजन एंड बीइंग इन द वर्ल्ड। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है इज रिलीजन रैशनल। ठीक है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट आंसर देखो समझा देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। देखो, इसमें ना बेसिकली पूछ रहे हैं कि क्या रिलीजन जो है वो हमारी साइंटिफिक थिंकिंग को समझा सकता है, तो ये पूछा जा रहा है। देखो, रिलीजन ह्यूमन बींग्स को मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड करता है। हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे चीजें फॉलो करनी है, रिलीजन हमें उसमें हेल्प करता है। ओके, अब अगर हम रैशनल ऑफ रिलीजन समझें तो रैशनल का मतलब होता है रिलीजन लॉजिकल और मीनिंगफुल क्यों लगता है। एक इंसान कोई एक्शन करता है तो वो रिलीजियसली उसे एक्सप्लेन भी करता है। सफरिंग एक्सप्लेन करता है कि कोई इंसान को कोई डिसीज हो जाती है तो वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने ऐसा करा था इसलिए ये हुआ, मैंने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया इसलिए ये हुआ। तो हर चीज को रिलीजन जो है एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम इसको बीइंग इन द वर्ल्ड को मीनिंग समझें तो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं। रिलीजन उन्हें लाइफ एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। हम बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ होती है जिस चीज को हम रिलीजन से जोड़ देते हैं, तो हमें एक तरह जो जीना सिखाया गया है इस दुनिया में वो रिलीजन ने समझाया। ओके, अब रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग इन ह्यूमन लाइफ, हर चीज को मैंने बोला ना, रिलीजन डिफिकल्ट सिचुएशन में मीनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, रिलीजन एंड रैशनैलिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो रिलीजन इरेशनल नहीं होता कंप्लीटली, उसका भी एक लॉजिक और स्ट्रक्चर होता है हर चीज का। अगर हम देखें तो काफी सारे हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग मीनिंग दिए हैं जिसको आप याद रखोगे। ओके, जैसे कि मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग रिलीजियस आइडियाज सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसे एक दूसरे से बात करते हो, जैसे आप लोग हिंदू में देखते हो कि नमस्ते होता है, ठीक है, तो वो रिलीजन से ना बड़ों को रिस्पेक्ट दो, ये सब रिलीजन की वजह से है। तो ये बोला कि मैक्स वेबर ने कि जो हम चीजें करते हैं डेली लाइफ में, सोशल बिहेवियर, वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, ऐसे ही डरकाइम ने बोला था कि रिलीजन से जो है लोग मिलजुल के रहते हैं, सारे हिंदू में यूनिटी जो है, जैसे कि वो हो गया। ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम रेलेवेंस देखें तो साइंस डेवलप होने के बाद भी रिलीजन आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ का पर्पस रिलीजन के थ्रू ढूंढते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, चीजें समझानी है बस इसमें आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन में पूछा गया डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, कि कैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का बर्थ हुआ या कैसे आया है। इसमें बेसिकली आपको अलग अलग थिंकर्स के बताना होगा। ठीक है, देखो, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पहले तो ये समझाना है कि होता क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि ये रिलीजन को फेथ के पर्सपेक्टिव से नहीं, सोशल पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है। ओके, यानी कि हम लोग सोशियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से रिलीजन को समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बाद स्कॉलर्स ने रिलीजन को साइंटिफिकली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यानी कि उन लोगों ने काफी सारे सर्वे वगैरह करने शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ऑगस्ट कॉम्ट का। इन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, इसको याद रखना, मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल, पॉजिटिव स्टेज। ओके, इतना ही करना है, सिर्फ बताना है, डीप में मत समझाना। ओके, डरकाइम का मैंने तुम्हें पहले ही बताया। इन्होंने बताया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इनकी बुक है, जिनमें इन्होंने बताया है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है और हम लोग को मॉरल कम्युनिटी कैसे, हम लोग सोशल सॉलिडारिटी, ये सब समझाना है। ओके, फिर आता है मैक्स वेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन। इन्होंने देखो अपनी बुक में बताया था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, कि कैसे लोग जो एक्शंस करते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। जो प्यूरिटेंस थे, क्रिश्चियंस थे, वो लोग पैसा कमाने के लिए एक्शन नहीं कर रहे थे, वो आगे जाके एक अच्छी लाइफ के लिए, ताकि उनका नेक्स्ट बर्थ जो है वो अच्छा हो, उसके लिए जो है काम करते थे। तो ये उन्हें रिलीजन से सीखा। ओके, फिर आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो रिलीजन को एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते थे। उन्होंने कहा था कि रिलीजन जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा किसी गरीब को देखते हो ना, तो काफी लोग कहते हैं कि इसके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे या कुछ भी ऐसे। तो हम रिलीजन से इनइक्वालिटी जस्टिफाई करते हैं। ओके, अगर हम मॉडर्न देखें, मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, तो आज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन सेक्युलराइजेशन, रिलीजियस प्लूरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब टॉपिक्स को स्टडी करता है। ओके, कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अपने अपने सबके व्यूज हैं सोशियोलॉजिस्ट के, यही लिखोगे। ओके,
बाकी देखो, ये 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, तो जिसमें नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो मेक श्योर करना कि आप नीचे कमेंट करो 2, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।